चलिए ठीक है बेटा, इसमें हम लोगों ने फाइबर टू फैब्रिक में पॉइंट नंबर, यानी ये पॉइंट हमने वूल एंड एक्टिविटी 3.1, एक्टिविटी 3.2 एंड 3.3 ये भी कर लिए थे ना? यस सर। यस सर। Now next point is, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रॉम फाइबर्स टूल। यस सर। ये पॉइंट भी डिस्कस किया गया था, और आपका प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल ये डिस्कस किया जा रहा यस था सर। शायद, है ना? इसी पॉइंट को सर हम लास्ट sir. पॉइंट बचा था। लास्ट पॉइंट। यस सर। चलिए ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, स्टेप नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये डिस्कस किए थे, है ना? द फाइबर्स Yes, कैन बी sir. डाइड इन वेरियस कलर्स Yes, sir. एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। ये भी बताया गया था कि आफ्टर, मतलब जो इनको स्कोर्ड के प्रोसेस के बाद, स्कोर्ड मीन्स क्या होता था, इनकी धुलाई और रंगाई से सब, सॉरी, इनको धुलाई की जाती थी, उनके बाद इन फाइबर्स को सुखाया जाता था। ये स्कोर्ड प्रोसेस में आता है ना? इनके स्कोर्ड के बाद क्या होता था? स्टेप 5 में बता रहे हैं, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। जिस तरह से प्राकृतिक जो फाइबर्स मिलते हैं बकरियों से या इन भेड़ों की फ्लीस से, जो कलर्स में ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट होते हैं, सेम एज उनको भी ऐसे भी फाइबर्स को और कलर टेक्सचर दिया जाता है। ठीक है? Yes, sir. स्टेप नंबर 6 में बता रहा है, द फाइबर्स आर स्टैंड, कम एंड रोल्ड इनटू यार्न। इसके बाद इनको क्या किया जाता है? स्टैंड किया जाता है। स्टैंड मीन्स बेटा, मतलब इनको जितने भी इनमें अशुद्धियां, वो सॉरी, द फाइबर्स आर स्टैंड, कॉम एंड रोल्ड इनटू यार्न। ये कॉम एक प्रोसेस होता है, कॉमिंग करने का मतलब होता है इनमें से जो भी अशुद्धियां हैं, रोईनुमा या जो भी फाइबर्स यूजुअल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, अनुपयोगी, उनको हटाने के रोल किया जाता है कॉम। जैसे कॉम अपने बालों, हेयर, अपने बालों को हम कॉम करते हैं ना, बालों को कॉम करते हैं टू सेट और रिड्यूस द अनयूजुअल पार्ट। ठीक है? ठीक है, मतलब वैसे ही इसमें कॉम किया जाता है एंड रोल्ड इनटू यार्न, और देन अगेन इनको रोल करके यार्न की यानी धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ऊनी धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है? Yes, sir. The longer fibers are made into wool or sweaters. Okay बेटा, the longer fibers are made, मेरी वॉइस प्रॉपरली सुन पा रहे हैं ना आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. महिमा, अनुराग, खुशी, अलका, आप लोग अपने वीडियोस क्यों ऑफ कर रखे हैं बेटा? प्लीज सारे लोग वीडियोस ऑन कर लें ताकि आप लोग भी दिखते रहे प्रॉपर। बेटा इनमें स्टेप नंबर 6 की बात कर रहे थे, जिसमें कह रहा था द फाइबर्स आर स्ट्रैंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। पहले क्या किया जाता है? इनको सीधा किया जाता है, यानी स्ट्रैंड करने का मतलब एक लेंथ में रखा जाता है। देन इन पे कॉम्बिंग की जाती है, जैसे कंघी आप बालों पे करते हैं, ऐसे इसमें भी कंघी की जाती है। ठीक है? एंड रोल्ड इनटू यार्न, Yes, sir. और इनको फिर धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल और स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड ओवन इनटू वूलन क्लॉथ। बेटा जो करें, लॉन्गर फाइबर्स होते हैं यानी कि लंबे रेशे होते हैं, उनसे उनको ऊन में परिवर्तित किया जाता है। फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर्स फाइबर्स आर स्पून एंड ओवन इनटू वूलन क्लॉथ। कहने का मतलब जो लंबे ऊन के धागे होते हैं उनको, मतलब जो लंबे ऊन के धागे होते हैं उनसे स्वेटर बनाए जाते हैं, और जो छोटे ऊन के धागे या रेशे होते हैं उनको क्या किया, बुनकर वूलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़े बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। लंबे ऊन के जो रेशे होते हैं इनसे स्वेटर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, और जो छोटे यानी कम लेंथ वाले ऊन के रेशे होते हैं उन धागों का प्रयोग वूलन क्लॉथ बनाने में करते हैं। ठीक है?
और भी वुलन क्लॉथ बनाने में करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे किस तरह से फिगर्स में रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरह से रोल किया जाता है। आफ्टर रोलिंग ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू यार्न, ठीक है। इस तरह से इन रेशों को रोल करके धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ये दिखाया गया है। यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिपीटेड एज फॉलोज। इस तरह से आपने देखा किस तरह जो प्रोसेस होता है एक फाइबर को वूल के फॉर्म में कन्वर्ट करने का, वो ये 5 स्टेप्स और 4 स्टेप्स कंटेन करते हैं। फर्स्ट वन इज शेयरिंग, इन विच आप जानते हो क्या होता है। शेयरिंग मीन्स क्या होता है बेटा, इस पॉइंट की बात किया शेयरिंग। Sir. Yes, sir. बेटा शेयरिंग मीन्स क्या होता है, टू रिमूव और टू सेव ऑफ, ठीक है, द हेयर Yes, sir. ऑफ शीप्स और गोट्स फ्रॉम देयर स्किन्स। ओके, Yes, sir. यानी उनकी त्वचा से Yes, sir. उनके बालों को या उनके जो बालनुमार रेशे होते हैं उनके शरीर पे, ठीक है, उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, कट ऑफ करने की जो प्रक्रिया होती है, वो शेयरिंग प्रोसेस होता है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज स्कोरिंग। Yes, sir. स्कोरिंग में क्या होता है बेटा, स्कोरिंग में इस प्रोसेस में कौन से प्रक्रम यूज किए जाते हैं आपको बताना है। स्कोरिंग मीन्स समझते हो, इसमें क्या होता है, Yes, sir. To remove dust, dirt. इनकी क्या होती है, इनकी धुलाई की जाती है ना, यही तो होता है। धुलाई करने के बाद इनको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। देन अगेन सॉर्टिंग। बेटा कह रहे हैं सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, इसमें छटाई की जाती है, जो अशुद्धियां होती हैं इन रेशों में, हल्के या लंबे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के रेशों को अलग अलग किया जाता है। उसमें से कुछ होते हैं सॉफ्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं कोरस होते हैं, है ना। कुछ ऐसे रेशे होते हैं एक ही भेड़ या एक ही गोट के, ठीक है, एक ही बकरी या भेड़ के रेशे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो उनको अलग किया जाता है। नाउ क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब वही है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। देन अगेन उनकी फिर धुलाई की जाती है, धुलाई किया जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, डाइंग। डाइंग करने के बाद मतलब इनको कलर किया जाता है ना, तो पूरी तरह से इनकी छटाई हो जाती है, यानी साफ धुल के प्रिपेयर कर लिया जाता है, तब इनको कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, ठीक है। आफ्टर डाइंग इन फाइबर्स को क्या किया जाता है, Yes, sir. रोल किया जाता है। आफ्टर रोलिंग दे कन्वर्ट इनटू यार्न, ठीक है। इनको रोलिंग मशीन पे रोल किया जाता है, देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं यार्न में, यानी वूलन यार्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये फाइबर्स कन्वर्ट होते हैं इनटू वूल, Yes, sir. ओके। देन आफ्टर Yes, sir. Yes, sir. बेटा नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। देखिए ऑक्यूपेशनल हजार्ड मीन्स होता है किस तरह से ये व्यावसायिक उद्योग पे भी इनका असर पड़ता है, इसके बारे में बता रहे हैं। नुकसान भी है, कुछ व्यावसायिक नुकसान भी इनके, वो बताते हैं इनके बारे में। Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country. जो ऊन का उद्योग है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों के लिए जीविका का एक आधार भी है, ऊन उद्योग, ठीक है। बहुत सारे लोग, आपको पता है कि ऊन के मिलों में काम करते हैं। बहुत सारे लोग भेड़ बकरियों को पाल कर उनको रेयर करके उनसे जो ऊन प्राप्त होता है उससे अपनी जीविका चलाते हैं, यानी इसका व्यापार करते हैं। बहुत हमारे देश के बहुत सारे लोगों की जीविका इस पर निर्भर करती है। और डिफरेंट मोड में, कोई ऊन मिल में काम करता है, यानी ऊनी मिलों में काम करते हैं बहुत सारे लोग, वहां से जो प्रोसेसिंग होती है यानी टू कन्वर्ट इनटू वूल, यानी फाइबर से वूल में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग उसमें लोग काम करते हैं, वहां से अपनी अर्निंग करते हैं, यानी लाइवलीहुड को चलाते हैं, ठीक है। सेम एज रेयरिंग प्रोसेस होता है, भेड़ पालन, बकरी पालन, ये सब भी इसी के थ्रू, तो उसी से रिलेट तो है, वूल इंडस्ट्री से ही तो रिलेट है। Yes, sir. सही है बेटा। इसमें कह रहे हैं, बट sorters job is risky as sometimes they get infected by bacterium anthrax which cause a fatal blood disease called sorter disease. Such risks faced by workers in any industry are called occupational hazards.
कुछ व्यवसायिक नुकसान, मतलब ऐसे उद्योग व्यापार से जुड़े लोगों के लिए कुछ हानियां भी होती हैं, वो क्या बोलते हैं बेटा, but sorters jobs is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax। लेकिन ऐसे उद्योग से जुड़े लोगों को लिए एक रिस्क होता है कि उन्हें हो सकता है वो एक बीमारी से ग्रसित हो जाए जिसे सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं, जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है एंथ्राक्स। यानी इनके ऊल में, इनके फाइबर्स में, सीप और गोट के फाइबर्स में एक प्रकार का बैक्टीरिया भी पाया जाता है जिसे एंथ्राक्स बोलते हैं, जो सॉर्टर्स डिजीज का कारण होता है। जिसमें क्या होता है बेटा, व्हिच काज अ फैटल ब्लड डिजीज। बेटा ये जानलेवा एक रक्त की बीमारी हो जाती है एंथ्राक्स, जिसमें क्या होती है, खून हमारा मतलब जो ब्लड है उसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी होती जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स एक पार्ट होता है ब्लड का, उसकी कमी होती जाती है, तो ये एक जानलेवा बीमारी का भी कारण हो सकता है। इस कारण सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। यानी ऐसे अगर कोई खतरे होते हैं किसी भी उद्योग से जुड़े लोगों को, तो उसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स बोलते हैं। यानी व्यावसायिक हानियां भी होती हैं कुछ, ठीक है, क्षति भी होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? Yes, sir. बैक्टीरियम होते हैं जो इनके फाइबर्स में पाए जाते हैं। किनके फाइबर्स में? सीप्स के और गोट्स के, जिसके भी थ्रू हम फाइबर्स गेन करते हैं, उनके हेयर्स के थ्रू जो फाइबर्स मिलते हैं, उनमें इस टाइप के बैक्टीरियम होते हैं जो सॉर्टर डिजीज के कारण होते हैं। जो एक टाइप का ब्लड डिजीज होता है जिसमें ये हमें जानलेवा भी हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. next point is Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut। मुझे ये जानना चाहता है, जब हमारे बालों को कोई खींचता है तो हमें चोट या दर्द महसूस होता है, बट हम जब हेयर कट करा तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो जनरल सी बात है, आप जानते हो जब हम हेयर कट करते हैं तो वो हमारे बालों को उनके रूट से उखाड़ता नहीं है, उनके जड़ से नहीं खींचता है ना। Yes, sir. हम हेयर कट करते हैं तो उसके अपर पार्ट को ही कट किया जाता है। जो बालों के अपर पार्ट होते हैं, नहीं ऊपरी भाग को ही कट किया, जड़ से नहीं उखाड़े जाते हैं उनको। बट अगर आप जब कोई हमारे बालों को खींचता है, समवन पुल्स हिज हर्ट बट नॉट व्हेन ही गोस फॉर हेयर कट करें, जब हमारे कोई बालों को खींचता है तो हमें दर्द होता है, जबकि हम बाल कट करवाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एक मेन रीजन होता है कि हम जब हमारे बालों को कोई खींचता है तो वो उनके रूट से पकड़ कर खींचता है, यानी जड़ से। और जानते हो हमारे ब्लड, मतलब हमारे बालों के साथ ब्लड के सर्कुलेशन का भी रिलेशन होता है। यानी वहां पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, और जब हेयर कट कराते हैं तो ऊपर से कट जाते हैं बाल, अपर मोस्ट पार्ट ही काटे जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण उनके रूट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसके कारण हमें किसी प्रकार का फील मतलब दर्द नहीं होता। वाज इज वंडरिंग व्हाई कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज ए वूलन स्वेटर डज। ये बता रहे हैं बूझो एक चीज और लेकर आश्चर्य में है, एक चीज को लेकर कि क्यों हमारे जो कॉटन गारमेंट्स होते हैं, मीन्स सूती कपड़े जो होते हैं, सूती कपड़ों से बने हमारे जो भी वस्त्र होते हैं, ठीक है, वो हमें गर्म नहीं रखते हैं ठंडियों में, जबकि जो वूलन स्वेटर्स होते हैं या वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आप लोगों को कारण बताया गया है ना, रीजन आपको बताया गया है इसके लिए। Yes, sir. Yes, sir. बेटा आप लोगों को इसके कारण बताए गए तो आप लोग बताएंगे नहीं? Yes, sir. इससे पहले बताया नहीं गया आप लोगों को क्यों ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं? बिकॉज ऊनी कपड़े होते हैं वो क्या होता है उनमें बेटा जो वूलन फाइबर होते हैं, ठीक है, वूलन फाइबर्स में क्या होते हैं, ये फ्लफी होते हैं। वूलन फाइबर्स क्या होते हैं, फ्लफी होते हैं, मतलब इसके रोए रोए निकले होते हैं, है ना। और जो क्या करते हैं, Yes, sir. एयर को ट्रैप करते हैं। क्या करते हैं? एयर ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, एयर को Yes, sir. ट्रैप करने का मीन्स होता है हवा, वहां पे हवा होती है जहाँ पे
फ्लफी यानी इनके रोए जो खुले खुले रोए निकले होते हैं, वो रोए क्या करते हैं, उस स्पेस में एयर कवर्ड हो, एयर उस स्पेस को एयर कवर्ड कर लेता है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब बात आती है जब स्पेस का एयर, और एक चीज और भी बताया गया था इससे पहले ही आप लोगों को, जो एयर होता है वो बेटा इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा जो एयर होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है, ना उसको पास आउट करने देता है ना पास इन करने देता है। मतलब ना हीट को, अगर हवा बीच में है तो ना पास आउट होगी हीट और ना पास इन होगी, ना उष्मा अंदर आएगी ना उष्मा बाहर जाने पाएगी, ऐसा होता है। तो जब हम वुलन क्लॉथ्स वेयर करते हैं, ठीक है, तो जो उसके फ्लफी पार्ट्स होते हैं यानी फुले फुले रोए जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर ट्रैप कर लेते हैं। एयर ट्रैप मतलब हवा उनमें भर जाती है, और हवा भर जाने की वजह से हमारी जो बॉडी की हीट होती है वो ना पास आउट हो पाती है, एस्केप नहीं हो पाती है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर का मतलब पास आउट होने से ही मीनिंग है, ठंडियों में पास आउट ही तो होता है हमारी बॉडी हीट। ठंडियों में मेनली क्या होता है, Yes, sir. हमारी बॉडी हीट पास आउट हो जाती है टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में Yes, हमारी sir. जो बॉडी हीट होती है, यानी हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36.9 होता है, ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वो क्या होता है, जब ठंडियों में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से डाउन हो जाता है, तो हमारी बॉडी का जो हीट होता है वो पास आउट होने लगता है। और इस चीज को बचाने के लिए, हम उस चीज से बचने के लिए वुलन क्लॉथ वेयर करते हैं, क्योंकि वुलन क्लॉथ क्या होते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जो उनके फ्लफी पार्ट्स होते हैं एयर ट्रैप Yes, करते sir. हैं, और एयर ट्रैप करने की वजह से जो वो क्या होता है, हमारा हीट जो है वो पास आउट नहीं हो पाता है, ठीक है। जिसके Yes, कारण sir. सर। ठंडियों में ये गर्म बनाए रखते हैं, जबकि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो हमें गर्म नहीं बना, बिकॉज इसमें ऐसा कोई फ्लफी पार्ट नहीं होता जो ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रैप करे, ठीक है। यही मेन रीजन है। यस सर। कॉटन गारमेंट्स में क्या होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि फ्लफी उसके रोए फुले फुले से निकले रहते हैं। कॉटन क्लॉथ होता है, स्मूथ होता है और स्ट्रैंड होता है, ठीक है, मतलब तना हुआ और एकदम स्मूथ होता है, उसमें कोई फ्लफी पार्ट नहीं होता। जबकि इसमें ऐसा होता है, और ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। Yes, sir. Good, बेटा। Now next point is activity 3.4. Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting old. ये कह रहे हैं अपने क्लासमेट्स में आप इस चीज को लेकर डिस्कस कीजिए, क्या ये सही है कि मानो इन भेड़ों को पाले और उनके पालने के बाद जब उनके बाल यानी तैयार हो जाते हैं, गर्मियों में इनके बालों को काट कर निकाल ले, ये अच्छी बात है क्या? ये सही है कि नहीं सही है, पहले बताइए आपके व्यू से क्या है, ये मतलब अच्छा ठीक है कि नहीं है? Then chop off their hair for getting old. शेख पांडे, खुशी वर्मा, अलका वर्मा अपने तीनों ने वीडियोज ऑफ कर लेते हैं बेटा। आपसे कुछ पूछा जा रहा है आप लोगों से, आंसर दीजिए। क्या आप लोग यस बेटा, क्या आप लोग की नज़र में या आप लोगों के विचार में ये चीज़ सही है कि नहीं सही है, कि मतलब जो भेड़ों को पालते हैं, भेड़ों बकरियों को, और पालने के बाद उनके जो उनसे जो ऊल प्रिपेयर होता है, उनके बाल शरीर पर जो बाल आते हैं उनको काट करके निकाल लिया जाता है टू फॉर गेटिंग ऊल, मतलब वही बात कह रहे हैं, यानी ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को निकाल लिया जाता है। ये सही है कि नहीं सही है? सही है भी, क्यों नहीं सही है? उससे कोई उन्हें हर्ट तो होता नहीं है, और गर्मियों में निकाले जाते हैं, ठंडियों में उनको उनकी आवश्यकता कब होती है? उन बालों की आवश्यकता उन्हें ठंडियों में होती है, इसलिए ठंडियों में निकाले नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंड में उन्हें वो बचाते हैं ठंड से, ठीक है। और ठंडियों में निकाल देने से, सॉरी गर्मियों में निकाल देने से उनके लिए भी बेटर होता है कि वो थोड़ा कम गर्मी फील करेंगे, ठीक है। वैसे Yes, sir. और क्या होता है, और फिर नए बाल उनके उग जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार उनके जो शरीर के जो बाल हैं वो निकाल लिए जाए, नहीं चॉप ऑफ कर दिए जाए तो फिर दोबारा नहीं आते, ऐसा तो नहीं होता ना, आ जाते हैं दोबारा। तो ये, और उनको हर्ट भी नहीं होता जब हम चॉप ऑफ करते हैं, यानी शेयरिंग प्रोसेस जो होता है बाल निकालने की इनकी क्रिया, ठीक है, उसमें उनको किसी प्रकार का हर्ट होता है नहीं, अगर तरीके से किया जा रहा है तो किसी प्रकार का हर्ट नहीं होता उनको, ठीक है। तो
तो स्टार्टिंग के प्रोसेस में कोई बुरा नहीं है, ठीक है। Yes, sir. इससे ह्यूमंस की भी लाइवलीहुड, उनकी भी सर्वाइव पर डिपेंड होती है ना। मानव भी इस पे अपनी जीविका निर्भर करता है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3.2 सिल्क। द नेक्स्ट वन इज इट इज अ टाइप ऑफ आल्सो नेचुरल फाइबर। ये भी एक प्रकार का नेचुरल फाइबर होता है सिल्क, है ना। which is get which we get from silkworm, जिनको हमें जिससे हम मतलब सिल्क को किससे प्राप्त करते हैं? सिल्कवर्म से ही तो। Yes, sir. Silk fibers are also animal fibers. Silkworms spin the silk fibers. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. बेटा इसमें कह रहे हैं सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल्स फाइबर्स। आपको पता है जो सिल्क फाइबर्स होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का एनिमल फाइबर ही होता है, यानी एनिमल से ही प्राप्त होने वाला फाइबर है। और आगे के लिए इन्होंने बताया सिल्कवर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। ये जो सिल्कवर्म्स होते हैं यानी रेशमी कीड़े होते हैं, यही क्या करते हैं, इस सिल्क फाइबर्स को बुनते हैं, यानी इसी का जाल ही बनाते हैं, कोकून बनाते हैं ना। Yes, sir. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture। बेटा इन्होंने कहा कि इनका पालन यानी इन रेशमी कीड़ों का पालन फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क यानी रेशम प्राप्त करने के लिए जो इनका पालन किया जाता है, इसे सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इन रेशमी कीड़ों का पालन सेरिकल्चर कराता है टू ऑब्टेनिंग सिल्क फॉर देम। फाइंड आउट फ्रॉम your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. List the kinds of silk। कह रहे हैं आप अपनी माता, आंटी, जो भी ग्रैंड मदर यानी दादी, सबसे उनके पास जितने भी प्रकार की साड़ियां हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार की उनके पास साड़ियां हैं सिल्क की, रेशमी साड़ियां हैं, उनको सबको इकट्ठा कीजिए और देखिए किस प्रकार की वो कितने अलग अलग टाइप्स के रेशम उनमें लगे हुए हैं या अलग अलग रेशम की साड़ियां हैं, ये सबको जानने की कोशिश कीजिए। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth। बेटा सिल्क मोथ में सिल्क रेशमी कीड़े की बात कर रहे हैं कि चलिए इन सब के बारे में यानी सिल्क के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करें, उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इन सिल्क मोथ का इतिहास क्या है, यानी इनके पीछे की कहानी क्या है, रेशमी कीड़ों के पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। The life history of silk moth। Female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms। इनकी जो फीमेल सिल्क होती हैं, फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स, जो फीमेल सिल्क होती हैं, सिल्क मोथ होती हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देती हैं। फ्रॉम व्हिच हेच लार्वा व्हिच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स, और जिसमें से वो अंडे जब फूटते हैं यानी टूटकर उसमें से लार्वा निकलता है, वो लार्वा क्या कहलाते हैं, कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स। वो जो लार्वा होते हैं वो कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म, यही रेशमी कीड़े बनते हैं, ठीक है। उनके अंडों से ही रेशमी कीड़े लार्वा के फॉर्म में निकलते हैं। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। बेटा ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये लार्वा ग्रो करते हैं, जो मतलब इनको जिनको कैटरपिलर बोला गया, ठीक है। When the caterpillar is ready to enter the next stage, जब ये
बढ़कर यानी नेक्स्ट स्टेज, लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में इंटर करने के लिए की एज तक आते हैं तो उसे बोलते हैं पुपा। क्या बोलते हैं उसको? नेक्स्ट स्टेज को पुपा बोला जाता है, ठीक है। Pupa. Yes, sir. Yes, It sir. first weaves a net to hold itself. सबसे पहले जो पुपा होता है, ये पुपा क्या करते हैं, ये कैटरपिलर ही अपने लिए एक प्रकार का जाल बुनते हैं। फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, यानी अपने आप को उसमें रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए ये अपने लिए ही एक जाल बुन लेते हैं, ठीक है। जो पुपा होता है ये क्या होता है, Yes, sir. कैटरपिलर्स एक फॉर्म करते हैं, एक जाल नुमा आकृति फॉर्म कर लेते हैं अपनी लार्वा से, ठीक है, और इसे ही बोलते हैं Yes, sir. पुपा। Then it swings its head from side to side in the form of figure 8. Oh, 8 वही बार बार लिखा गया। Okay, in the form of figure 8. Figure 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Where is the figure 8? Oh, yeah, sorry. It swings its head from side to side in the form of the figure of 8. बेटा ये क्या करते हैं, ये जो कैटरपिलर्स होते हैं जो पुपा फॉर्म करते हैं नेक्स्ट स्टेज में जाकर, ठीक है, धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो ये पुपा फॉर्म करते हैं। पुपा मीन्स अ नेट, अ टाइप ऑफ नेट which they weaves, ठीक है, ये एक प्रकार का जाल बुनते हैं, उसी को पुपा बोलते हैं जो कैटरपिलर्स फॉर्म करते हैं। Then it swings its head from side to side in the form of figure of 8. बेटा जैसे 8 है ना, 8 का जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरह ये जो कैटरपिलर्स होते हैं फिर अपने सर को 8 के स्ट्रक्चर में घुमाते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। Yes, जैसे sir. 8 का स्ट्रक्चर जो Yes, होता sir. है, डिजिट 8 जो दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर में अपने सर को इधर उधर घुमाते रहते हैं ये उस नेट में, ठीक है, क्योंकि अब इनको जाल मिल गया, अब ये Yes, अपने sir. आप को होल्ड कर सकते हैं वहां पे। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ यही तो पॉइंट था ना बेटा। आफ्टर दैट मैंने लाइफ हिस्ट्री ऑफ Yes, सिल्क sir. रीड किया है। कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर फ्रॉम फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन, यही तो होगा ना, नेक्स्ट पॉइंट यही तो होगा। Yes, sir. यस बेटा, चलिए ठीक है, हमने क्या रीड किया था। It swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein, which hardens and exposure to air and becomes silk fiber. बेटा ये कैटरपिलर क्या करते हैं, जब अपने सिर को इधर से उधर हिलाते रहते हैं तो एक प्रकार का फाइबर ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, एक प्रकार का सिक्रेशन होता है इनमें, कुछ लार्वा निकलती है, वो लार्वा ही जो प्रोटीन के फॉर्म में होता है, ठीक है, कुछ हार्डन्स ऑन एक्सपोज टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। ये लार्वा जब हवा के संपर्क में आता है, ठीक है, तो थोड़ा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, हार्ड होने पर ये सिल्क फाइबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लार्वा जो उनके प्रोटीन के फॉर्म में सीक्रेट होती रहती है, ठीक है, कैटरपिलर के थ्रू, ठीक है। ये क्या Yes, करते हैं, sir. जो हवा के उनके सीक्रेट होकर बाहर आते हैं उनके शरीर से, तब जब हवा के संपर्क में जब ये आते हैं तो हार्ड हो जाते हैं, हार्ड होने पे ये सिल्क फाइबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकम्स सिल्क फाइबर, यानी रेशमी रेशों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू पुपा। धीरे धीरे क्या होते हैं, ये कैटरपिलर पूरी तरह से अपने आप को उस रेशे में पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, टर्न्स इनटू पुपा, और उसी स्ट्रक्चर को पुपा बोला जाता है, जो पूरा वो स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ बिन लेते हैं, ठीक है, जैसे एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर था, लेकिन उस स्ट्रक्चर को और भी ये डांस करते जाते हैं। डांस करने का मीन्स होता है सघन करते जाते हैं, और स्ट्रक्चर को टोटल जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इसी को पुपा बोलते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। बेटा ये कवरिंग जो होता है इसे कोकून बोलते हैं। ये पुपा, ये लार्वा जो सिक्रेट होता है इसको पुपा बोलते हैं, ठीक है। लार्वा सिक्रेशन जो होता है उस सिक्रेशन से जो हार्डेंस आती है, मतलब हवा के संपर्क में आने पर ये हार्ड हो जाते हैं और फिर इनके चारों तरफ ये धीरे धीरे ये नेट स्ट्रक्चर बढ़ता ही जाता है, ठीक है, जालनुमा आकृति बढ़ती जाती है, ये प्रोसेस करते रहते हैं। और जब ये टोटल स्ट्रक्चर जो पुपा होता है ये ग्रो करके फॉर्म क्या कर लेते हैं, कन्वर्टिंग इज नोन एज कोकून, और इसी को फिर कोकून बोलते हैं। जब ये स्ट्रक्चर डेंस हो जाता है, पूरी तरह से घना हो जाता है, ठीक है, घना होने का मतलब समझ रहे हो ना, मोटी परत होती जाती है तो लेयर बाय लेयर चढ़ते जाती है, तो वहां पे वो कोकून फॉर्म कर लेते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। और देखिए बेटा, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, और इस कोकून के अंदर ही जो उनका रिप्रोडक्शन होता है इन सिल्क मोथ का, ठीक है, जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं नए सिल्क्स को इन कोकून के अंदर ही होता है, ठीक है। करें द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। ओके, सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। अब बात आती है देन हम वहां से क्या करते हैं, सिल्क फाइबर्स गेन करते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू फिर क्या होता है, यहाँ से सिल्क फाइबर गेन करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। यस बेटा, जैसा कि इन्होंने बताया ही आप लोग भी जानते हो कि जो इन सिल्क फाइबर्स का क्या किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, ठीक है, यानी रेशमी कपड़ों को सिलने के लिए, ठीक है, रेशमी कपड़ों को सिलने के लिए हम क्या, मतलब रेशमी कपड़े बनाने के लिए इन रेशम का यूज किया जाता है। अब जानते हो विभिन्न प्रकार के साड़ीज जो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो रेशमी साड़ीज आपने घरों में देखा होगा, आपकी माएँ या आपकी जो भी आंटीज कोई भी वेयर करती होंगी, ठीक है, देखा होगा ना आप लोगों ने। यस सर। चलिए ठीक है, यस तो सर। ये तो था लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, किस तरह से सिल्क प्रोड्यूस करते हैं सिल्क मोथ और कहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपने आप को, इसके बारे में आपने जाना। यू इमेजिन, देन नेक्स्ट पॉइंट करें, कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंप्लीट कंपरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। ओ, क्या आपको पता है, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि जो सिल्क सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है, यानी एक रेशमी धागा होता है, इतना मजबूत होता है कि एक स्टील के धागे की तरह ही उसकी मजबूती होती है। जितना एक स्टील का धागा, एक स्टील का अगर धागा ले लिया जाए, मतलब एक वायर ले लिया जाए, स्टील वायर की बात कर ले, उतना ही मजबूत होगा जितना ये रेशमी धागा मजबूत होगा, उतना मतलब सॉरी, जितना एक स्टील का धागा मजबूत हो सकता है उतना ही ये रेशमी धागा भी मजबूत होता है, ठीक है। Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. सर। The next point is silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. Yes बेटा, जो silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth, यानी ये सिल्क यार्न यानी रेशमी धागे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ, यानी जो सिल्क मोथ होते हैं यानी रेशमी कीड़े अपने चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, फाइबरी स्ट्रक्चर, उसे कोकून बोलते हैं, ठीक है। उस कोकून से ही सिल्क यार्न गेन किए जाते हैं, ठीक है, ऑब्टेन होते हैं। ओके, Yes, sir. यस। देयर इज वैरायटी ऑफ सिल्क moths which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. करें वैरायटी ऑफ सिल्क moth are there found, ठीक है, मीन्स कह रहे हैं यहाँ पे एक ही टाइप के सिल्क moth होते नहीं है, ये भी आपके लिए बता रहे हैं। इन्होंने ये चीज बताया कि there is a variety of silk moths which look very different from one another and silk yarn the yield is different in texture, ठीक है बेटा। इन्होंने कहा जो इन रेशमी कीड़ों की जो विविधता है वो बहुत अलग अलग प्रकार के रेशमी कीड़े पाए जाते हैं, कोई जरूरी नहीं एक ही जैसे रेशमी कीड़े होते हैं। तो सही जाहिर सी बात है, अगर अलग अलग प्रकार के रेशमी कीड़े होंगे तो उनकी जो रेशम की जो पैदावार करते हैं, ठीक है, जो उनसे रेशम प्राप्त होता है वो भी अलग अलग क्वालिटीज की, यानी उनकी टेक्सचर भी अलग अलग होती है। टेक्सचर में आती है बेटा कोर्स, बेटा कोर्स मीन्स होता है थोड़ा हार्डनेस से संबंधित होता है, कोर्स है ना, हार्डनेस मीन्स Yes, sir.
एक सॉफ्ट होती है कोई Yes, sir. चीज, और वहीं पे कोर्स होने का मतलब उसकी अपेक्षा यानी उसके कंपेरिजन में कोई चीज टफ होना, यानी हार्ड होने से संबंधित तो कोर्स होता है। कोई पता है ना, कुछ रेसे थोड़ा से हार्ड होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट एंड थिन होते हैं, कुछ क्या होते हैं स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं। तो ये सब टेक्सचर में आते हैं। टेक्सचर में वो सारी क्वालिटीज आ जाती है। किसी भी आइटम की बात कर ले तो टेक्सचर में कलर, उनका स्ट्रक्चर, उनकी शेप, साइज, शाइनी, यानी कुछ उनके लुक कैसे होते हैं, दिखते कैसे, सब कुछ आ जाता है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अगर 10 टेसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क etc are obtained from cocoons spun by different types of moss। ये देखिए अलग अलग टाइप्स के सिल्क के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट वन इज टेसार सिल्क, ये प्रकार का सिल्क होता है। मुगा सिल्क, कोशा सिल्क etc आर obtained from cocoons spun by different types of moss, यानी अलग अलग रेशमी कोड़ों से के कुकून से प्राप्त होने वाले अलग अलग प्रकार के रेशम होते हैं। ठीक है। द मोस्ट Yes, sir. कॉमन सिल्क मोथ इज Yes, sir. मलबेरी सिल्क मोथ। बेटा जो सबसे प्राय जनरली जो यूज किया जाने वाला सिल्क होता है वो मलबेरी सिल्क मलबेरी सिल्क होता है। क्या होता है? मलबेरी सिल्क, जिनका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? मलबेरी सिल्क मॉथ से, यानी ऐसे रेशमी कीड़ों से प्राप्त होता है जो मलबेरी ट्री पे ग्रो करते हैं या कुकून फॉर्म करते हैं। ठीक है। मलबेरी ट्री के लीव्स पे Yes, sir. कुकून्स फॉर्म करते हैं। ऐसे रेशमी कीड़ों से प्राप्त होने वाले जो रेशम होते हैं उसे मलबेरी सिल्क बोला जाता है। ठीक है। और इनका जो यूज ज्यादातर किया जाता है रेशमी वस्त्रों को बनाने में या कपड़ों को बनाने में। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Batati the silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic, can be dyed in beautiful colors। बेटा जो इस प्रकार के यानी जो मलबेरी सिल्क होते हैं ये क्या होते हैं? इस सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने का मतलब बहुत ही ज्यादा मुलायम होते हैं। लस्ट्रस, इनकी चमक अच्छी होती है, चमकीले होते हैं। इलास्टिक मतलब ये होता है ना, इलास्टिक मतलब बढ़ते हैं। कोई चीज खींचने पे बढ़ जाए तो इलास्टिक होने से कंफर्ट हो जाते हैं पहनने में, यानी ऐसे कपड़ों को पहनने के लिए बहुत ही इजिली वेयर कर सकते हैं, कंफर्ट होते हैं पहनने के लिए, चाहे थोड़ा मोटा हो चाहे पतला व्यक्ति कोई भी पहन ले। ठीक है। कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल Yes, कलर, और इनको मनचाहे कलर्स में कलर भी किया जा सकता है जो मलबेरी सिल्क होते हैं। सिल्क, यस बेटा, मलबेरी सिल्क होते हैं। नाउ सेरिकल्चर और Yes, sir. कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। बेटा जो रेशम उद्योग है ये भारत का बहुत ही पुराना व्यापार है। आज से शुरू नहीं हुआ है कि अभी आधुनिक व्यापार नहीं है, बहुत पुराना व्यापार है। ठीक है। जब इतिहास में भी इसके कई सारे तथ्य मिले हैं कि सेरिकल्चर प्रोसेस हुआ है। ठीक है। यानी रेशम व्यापार, रेशम पालन। ठीक है। यानी रेशमी कीड़ों के थ्रू पालन का किया जाता था पहले भी। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेनिटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। व्यापारिक तौर पर बहुत अधिक मात्रा में भारत यानी भंडारण में, ठीक है, इन रेशम का प्रोडक्शन करता है। रेशम का प्रोडक्शन करने का मतलब यहाँ पे सेरिकल्चर बहुत अधिक स्तर पे किया जाता है। रेशमी कीड़ों का पालन बहुत अधिक स्तर पे किया जाता है। ठीक है। Yes, sir. ये बात समझ में आई Yes, होगी sir. आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिविटी 3.5।